बिल्कुल आसान है जी। 11 नंबर का प्रश्न, कौन सा नंबर का प्रश्न जी? 11 नंबर का प्रश्न देखिए। सिर्फ एक थ्योरम है, परिमेय है, या इसको फॉर्मूला बोल दो। क्या होता है जी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, छोटी छोटी क्लासों में सीखा होगा। ए स्क्वायर मैं यहीं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अभी मैंने आपको समझाया था मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, ये यहीं पे ये रहा, देखो जी, ये रहा जी। ओरिजिन मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं जी? 0 0। तो इसका आंसर क्या दोगे जी? मूल बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0,0। ठीक है जी। इधर आओ जी, ये देखो जी 13वां नंबर का प्रश्न सेम वैसा ही है। उतारो जी। 5x प्लस 7y बराबर 0। देखो जी, एक चर है x, एक चर है y, इसके ऊपर भी 1 लगा हुआ है, इसके ऊपर भी। तो चर कितने मिले जी? 2। कितने चर मिले? 2। और जब दोनों चरों पे घात, जब पावर 1 1 है तो कैसा होता है जी? 2 चरों वाला रेखिक समीकरण। तो इसने सारी चीज लिख के दी है। लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल वाला? 2, यानी कि 2 चरों वाला रेखिक समीकरण आ गया हो जी। देखो जी, ये चीज बहुत अच्छी समझने की है। जिन स्टूडेंटों को ये पता नहीं वो इधर आ जाओ। देखो अभी मैं बताता हूँ, ये जो अंडर रूट होता है, क्वेश्चन नंबर अपन 14 कर रहे हैं, देखना जी। ये जो होता है इसका चिन्ह होता है, ये होता है जी वर्गमूल का चिन्ह। क्या होता है जी? वर्गमूल का। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 लगा रहता है, आगे से 2 लगा रहता है, लेकिन उन्होंने ये बना दिया कि ये चिन्ह दर्शा दो, तो ये 2 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ, अगर 16 के ऊपर ऐसे लिखा होता, अब यहाँ पे चिन्ह 2 लगाओ या न लगाओ कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। तो आप इसका आंसर देते जी +-4। ठीक है जी। लेकिन जब यहाँ पे 3 लग गया, तब आप 16 का आंसर +-4 नहीं दे सकते। अब ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं पूछ रहा, वो रूट नहीं पूछ रहा है आपसे, यानी कि वर्गमूल नहीं पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इसका घनमूल। क्या पूछ रहा है जी? घनमूल, यानी कि क्यूबॉइड पूछ रहा है इसका। तो जो 16 का होगा, आपको क्या करना है जी? इसके फिर टुकड़े करने पड़ते, 2 × 2 × 2 × 2। अब इनमें 3 3 का लगा दो, 3 3 का पेयर बनाना था, यहाँ से 3 तो एक 2 बाहर आ गया। इसका आंसर आता जी 2√2। क्या आता जी? 2√2। ठीक है जी। आगे देखो, अब ये सवाल आया था जी √8। यहाँ क्या लगा था जी? 3, यानी कि 3 3 के पेयर बनाने थे, तो 8 को लिखते अपन 2 × 2 × 2। 3 3 का पेयर एक ही मिलता, ये पूरा बाहर आ जाता। इसका आंसर आता जी 2। तो आंसर क्या आ गया जी? 2। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए जी। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज को कहते हैं इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों एंगल और जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर। क्या हो? बराबर। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये इसमें यही पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान क्या होता है जी? इक्वल, यानी कि समान। क्या होता है जी? समान। अभी मैंने बताया था, पहले पढ़ाया था समकोण, अभी तीनों कोण बताए थे। समकोण का मान होता है जी 90 डिग्री। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं, अभी मैं पढ़ा रहा था, ये लो जी एक वृत्त है, इसमें आपको त्रिज्याएं खींचनी है, तो कहीं से खींच लो जी। यहाँ से ये त्रिज्या खींच लो, चाहे ये खींच लो, चाहे ये खींच लो, कितनी भी त्रिज्याएं खींच लो। त्रिज्याएं एक वृत्त में अनंत खींची जा सकती हैं, ये भी सुन लो। अभी मैं बता सकता हूँ कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं? अनंत। तो ये पूछ रहा है एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं होती हैं, इसका भी आंसर आएगा जी इक्वल। क्या आएगा जी? इक्वल। और अभी बताया था
वर्त की सबसे बड़ी जीवा, देखिए जी, वर्त की सबसे बड़ी जीवा को देखो जी, जब आप जीवा होती है, आगे परिभाषा भी आएगी, पेपर में जीवा की परिभाषा पूछा था तब भी मैं बता देता हूँ। किसी वर्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने से जिस रेखा का निर्माण होता है वही क्या कहलाती है जी, जीवा। वही क्या कहलाती है जी, जीवा। और एक वर्त में, अगला पॉइंट सुनना, एक वर्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं, और जो जीवा वर्त की सबसे बड़ी होती है जी, वो गुजरती है जी केंद्र से होकर। और अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो केंद्र से होकर जीवा गुजरती है, इसी का जी दूसरा नाम क्या होता है जी, व्यास, डायमीटर। क्या होता है जी, व्यास। तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास, यानी कि डायमीटर। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है जी, ये यहाँ तक 18 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया, जिसमें 11 से 18 तक रिक्त स्थान थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, और 10 तक थे ऑप्शन वाले, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब चलते हैं जी 19 नंबर प्रश्न। बिल्कुल पेपर आसान था, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। 19 नंबर पे चलते हैं जी, आपको देखना है 19 नंबर का। देखो जी, देखिए जी 19 नंबर का बिल्कुल सवाल आसान था। 19 नंबर का क्या कह रहा था जी, 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4 का मान ज्ञात करना था। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, और नहीं भी पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे वैसे आंसर आ जाएगा, आसान है, लेकिन मैं आपको थ्योरम से बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर देखो, यदि 1 की पावर -m है और इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाती है जी 1 की पावर m। अगर पावर नीचे माइनस है, ऊपर जाएगी प्लस, नीचे यदि प्लस की है, ऊपर जाएगी माइनस। दूसरी थ्योरम इसमें काम आएगी, यदि 1 की पावर m गुणा 1 की पावर n, तो ये हो जाता है जी 1 की पावर m प्लस n। यानी कि इसके कहने का मतलब है, यदि बेस इक्वल है, यहाँ पे भी a, यहाँ पे पर भी a, और यहाँ पर भी a, यानी कि यदि बेस इक्वल है और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है गुणा का, तो ये जो पावर होती हैं m प्लस n, ये हो जाती हैं ऐड। क्या हो जाती हैं, ऐड। अब इसको देखो, अब इसको हमको ऊपर ले जाना है, तो 2 की पावर 3 ऊपर जाएगी तो गुणा, ये भी 2 की पावर 4। अब देखो जी, अब ये पहली मैंने इसमें पहली थ्योरम लगाई, अब मैं दूसरी थ्योरम लगा रहा हूँ। अब दोनों का बेस सेम, तो घात क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 2 की पावर 3 प्लस 4, तो आंसर आएगा जी 2 की पावर 7। यही आपका आंसर था। अगर इसको आप आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते थे। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना था, 2 को मल्टीप्लाई करना था जी 7 टाइम्स। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना था जी, 7 टाइम्स। 2 2 4 8 16 32 64 और 128, तो इसका आंसर आ जाता 128। ये इसका आंसर है, जबकि 1 नंबर का सवाल था, ये आंसर काफ़ी था 2 की पावर 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 7। ठीक है जी, अगला देखो जी, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आई होप समझ में आया होगा, नोट कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को अवश्य दिखाए, अवश्य पहुँचाए ऐसा सॉल्यूशन, क्या पता उनके कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। स्टूडेंट सब एक होते हैं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आगे देखो जी, ये एक बहुपद दे रखा है। चलो पहले मैं आपको, जब क्योंकि 10th में काम आएगा, बहुपद और समीकरण में, यानी कि पोलिनोमियल्स और इक्वेशन में डिफरेंस समझो। पहले तो आप पोलिनोमियल्स और इक्वेशन, इनमें डिफरेंस समझो। देखो, जो भी पोलिनोमियल्स होगा, यानी कि जो भी बहुपद होगा, उसके बराबर कभी भी क्या नहीं मिलेगा आपको, 0 नहीं मिलेगा।
बस यही पहचान है, बाकी चीज़ें सेम चलती हैं। पॉलिनोमियल्स होएगा उसके बराबर में 0 कभी नहीं मिलेगा, लेकिन पॉलिनोमियल्स के जो शून्यक होते हैं जिन्हें बोलते हैं जीरोज, तो जब जीरोज निकालेंगे तो fx को किसके बराबर रखेंगे, px को किसके बराबर रखते हैं, 0 के। इक्वेशन हमेशा 0 के बराबर रहेगी, इक्वेशन हमेशा 0 के बराबर। अब देखो यही देख लो यहीं पे जस्ट 22 के सवाल में देखो y बराबर 2x, ये एक इक्वेशन है, इसके बराबर में क्या लग गया, 0। इसने लिखा भी होगा समीकरण। यहाँ बहुपद सिर्फ 5x + 3 ही लगा के छोड़ दिया, 0 बराबर नहीं लगाया, तो ये क्या है जी, एक। अब ये कह रहा है कि इसका 0 ज्ञात करना है, एक शून्य के ज्ञात करना है। और एक चीज़ और बता दूं, इधर सुनो, 5x + 3, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, 1, इसकी पावर कितनी है, 1। यदि पावर 1 तो मेरे भाई 0 भी 1 ही मिलेगा आपको। अगर इसकी पावर 2 होती तो 0 भी कितने मिलते, 2, यानी कि शून्य भी कितने मिलते, 3। जितनी पावर उतने ही शून्य। अब लेकिन जब मैं कहता रहा हूँ शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करते हैं तो बहुपद को किसके बराबर रखते हैं जी, 0 के बराबर। किसके बराबर रखते हैं, 0। तो 5x + 3 बराबर 0, तो 5x बराबर, तो +3 को उधर ले जाएंगे तो -3, तो x बराबर क्या आ गया जी, -3/5। यही इसका एक क्या बन गया जी, शून्य। तो x का मान क्या आ गया, -3/5। और शून्य वो होता है जब x की जगह अपन x बराबर -3/5 रखेंगे, तो ये पूरा पोलिनोमियल्स किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यही इसका क्या कहलाता है, शून्य। ठीक है जी। अगला चेक करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, बिंदु, ये वही सवाल आ गया क्वाड्रेंट इक्वेशन का। आपको पता है, अभी बता रहे थे हम कि -4 और 3, अपने को तो चिन्ह पकड़ना है। अब x के आगे क्या लग रहा है, -y के आगे क्या लग रहा है, प्लस का y और माइनस का x। किस क्वाड्रेंट में आता है, इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, यानी कि प्रथम में दोनों पॉजिटिव। इसमें -x पॉजिटिव प्लस का y, और यही तो आंसर है। जिसमें -x हो और y पॉजिटिव हो तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, द्वितीय चतुर्थांश। नहीं समझ में आता तो वीडियो को पीछे करके देखना, मैंने स्टार्टिंग में चीज़ समझाई थी। ठीक है जी। अब चलते हैं जी प्रश्न नंबर 22 पे। प्रश्न नंबर 22 पे देखो जी, समीकरण दिया है, बहुत ध्यान से समझना है कि कई स्टूडेंटों को इसमें समस्या आई होगी। समीकरण दिया है y बराबर 2x, और ये कह रहा था जी इसको आपको ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखवा रहा था। ये था कि राइट द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी थी y बराबर 2x इन द फॉर्म, इस फॉर्म में आपको लिखना था। तो बिल्कुल आसान था, थोड़ा सा सोचने का विषय था। तो y बराबर क्या हो गया जी, 2x। जब इस 2x को इधर लेके आएंगे तो y - 2x बराबर क्या हो जाएगा जी, 0। इस -2x को मैं पहले ले लेता हूँ, तो -2x + y, c का मान यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो c का मान हो जाएगा जी 0। ये लो बराबर, यही इसका आंसर हो जाएगा। -2x + y + 0 बराबर 0। कई बच्चे क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में बराबर के दाईं ओर और बाईं ओर माइनस से गुणा कर देंगे, वो भी सही है। जब इधर भी अपन माइनस से गुणा करेंगे और इधर भी माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन जाएगा, प्लस, यानी कि 2x, ये प्लस, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस, 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +0 बराबर 0। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन पहले आपकी वैरियता ये है। ठीक है जी, ये आंसर। नेक्स्ट, यूक्लाइड के अनुसार रेखा की परिभाषा देनी थी। अपनी किताब खोलना, 5th चैप्टर निकालना, और जैसे 5th चैप्टर निकालोगे 2nd या 3rd पेज पे यूक्लाइड की सारी परिभाषाएं लिखी रखी हैं और सारी अभिव्यक्ति लिख रखी हैं और सारी अवधारणाएं लिख रखी हैं, वहां से नोट कर लेना। प्रश्न नंबर 24, समपूरक कोण की परिभाषा, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। देखो जी,
यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ जी, बहुत ध्यान से समझना। दो कोण बताऊंगा मैं आपको, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल जब बेसिक से कर रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना था। एक होता है जी पूरक कोण, एक होता है जी पूरक कोण, एक होता है जी समपूरक कोण। यही बात है, ये जोड़े होते हैं ऐसे मान लो। तो पूरक कोण का क्या होता है कि ऐसे दो कोण लेने हैं आपको। कितने एंगल लेने हैं? 2 एंगल। बस कंडीशन ये है, पूरक कोण है तो ऐसे दो कोण जिनका जी सम कितना होना चाहिए, यानी कि योग कितना होना चाहिए जी 90 डिग्री, वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक। वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक। जैसे अगर आपको परीक्षा में देता है, जैसे देखो, जैसे वो बोल दे एग्जाम में कि यदि 40 डिग्री का पूरक कोण बताओ, 40 डिग्री का क्या बताओ? पूरक कोण। आ सकता है, आज नहीं कल कभी तो मिलेगा। तो 40 डिग्री का पूरक कोण बताना है। तो 40 डिग्री का पूरक कोण, अभी मैंने बताया कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है? 90 डिग्री, जिनमें से एक 40 है तो दूसरा कितना बच गया? 50, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो गया? 90 डिग्री। तो 40 का पूरक 50, 50 का पूरक 40। इसी प्रकार समपूरक होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। बस बात यह है, पूरक छोटा शब्द था, अगर भूल जाओ तो ये ट्रिक है छोटी सी। दो कोण तो याद रखने हैं आपको, 90 डिग्री और 180 डिग्री। पूरक छोटा तो छोटा कोण, समपूरक बड़ा तो बड़ा कोण। तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 180 डिग्री। ऐसे दो कोण, नोट कर लो परिभाषा, ऐसे दो कोण या ऐसे 2 एंगल जिनका सम कितना हो? 180 डिग्री, क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण। इसमें भी आ सकता है, जैसे जैसे देखो, यदि मैं बोलूं एक एंगल 100 डिग्री है तो इसका समपूरक ज्ञात करो। तो दो कोण जिनका 180 तो दूसरा कितना आ गया? 80, 80 का समपूरक 100, 100 का समपूरक 80। आई होप समझ में आया होगा। तो भाई समझ में आया है तो अपने अगल बगल वाले मित्र दोस्त को अवश्य भेजिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 बिल्कुल आसान था। त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज ट्रायंगल, व्हाट इज ट्रायंगल। आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी थी, परिभाषा लिखनी थी। देखो, जो पॉलीगन होता है, यानी कि जो बहुभुज, पॉलीगन को क्या बोलते हैं जी? बहुभुज। जो बहुभुज के अंदर जो सबसे पहले आकृति आती है वही होता है त्रिभुज। और त्रिभुज देखो एक बंद आकृति होती है। तो कहने का मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि 3 रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति, 3 रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति। भुजाएं तो बाद में बनती हैं, ये 3 भुजाएं नहीं कहते, भुजाएं तो बाद में बनती हैं। इनको फिर बाद में रेखा न बोल के क्या बोल देते हैं? त्रिभुज हो गया ना ये, यानी कि 3 भुजाएं हो गई। लेकिन पहले क्या बोलेंगे? रेखा। 3 रेखाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाता है जी? त्रिभुज। क्या कहलाता है? त्रिभुज। और त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं कोण के आधार पर। त्रिभुज को 2 भागों में बांटते हैं, एक बांटते हैं कोण के आधार पर, एक बांटते हैं भुजाओं के आधार पर। तो ये सब चलते हैं अलग अलग। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। ये फिर बड़ा हो जाएगा, बहुत डीपली चला जाएगा। अगर आपको इसको पढ़ना है तो सनबीम क्लासेस जाना पड़ेगा, ठीक है जी। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर जी 26 बिल्कुल रोम्बस। देखो मैं आपको आज ही बता देता हूं, ये जो रोम्बस है ये आप जब जब जाओगे तब तब आपके पीछे जाएगा ये रोम्बस। आज पढ़ रहे हो पीछे, 10th में जाओगे पीछे, 11th में जाओगे पीछे, कंपटीशन में जाओगे पीछे। रोम्बस और त्रिभुज पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। सम चतुर्भुज की कोई 2 विशेषताएं, सम चतुर्भुज की कोई 2 विशेषताएं। देखो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, वैसे मैं आपको विशेषताएं बता देता हूं। देखता हूं कोई सम चतुर्भुज आकृति हो तो बिल्कुल मैं इसको ले लेता हूं। ये देखो जी,
ऐसे बना लो चाहे कैसे बना लो, ये एक क्या है जी, समचतुर्भुज। ठीक है, सबसे पहली विशेषता ये है कि समचतुर्भुज में भी, और आपने एक आकृति पढ़ी होगी स्क्वायर यानी कि वर्ग, इसकी भी चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है जी, समान। समचतुर्भुज में चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है जी, समान। और वर्ग में भी चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है जी, समान। लेकिन जब वर्ग समचतुर्भुज नहीं होता है, समचतुर्भुज क्या नहीं होता है, वर्ग नहीं होता है, तो उसके पीछे का कारण है। और उसके पीछे का कारण ये है जी कि जो वर्ग होता है, देखो मैं वर्ग का भी साथ के साथ बनाए देता हूं। ये जो वर्ग है, इधर देखो जी, ये क्या है जी, वर्ग। अब वर्ग में जो ये प्रत्येक एंगल होता है, ये होता है जी 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री होता है जी, 90 डिग्री। जबकि इसके ये एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। बस यही अंतर है ज़्यादा, तो बाकी अंतर और भी हैं, आगे सुनो। लेकिन अपने को अभी समचतुर्भुज की दो विशेषताएं लिखनी है। तो पहली विशेषताएं तो ये है कि समचतुर्भुज की भी चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता कि जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, बहुत अच्छी विशेषता है जी, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक भाजक करते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने डिग्री पर काटते हैं जी, 90 डिग्री पर। तो दूसरी विशेषता ये हो गई कि समचतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, आई होप आई होगी समझ में। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न पर, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डिफाइन द पिरामिड। डिफाइन द पिरामिड कि पिरामिड किसे कहते हैं। देखो स्टूडेंट, ठोस आकृति है, ये तो आपको है, लेकिन ठोस आकृति में मैं आपको, बहुत सारी आकृतियां होती है, लेकिन मैं दो चीज बता रहा हूं। एक होता है प्रिज्म, एक होता है पिरामिड। एक होता है पिरामिड। देखता हूं मैं, अगर आपसे डायग्राम मिल जाए तो। इनमें तो कहीं डायग्राम है नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, हम ऐसे बना देते हैं। ये एक प्रिज्म का उदाहरण है और ये एक पिरामिड का उदाहरण है। यानी कि आपको पहचानना है कि कौन सा प्रिज्म है और कौन सा पिरामिड है। तो इन दोनों उदाहरण याद रखो, बहुत अच्छी हैं। ये भी दोनों ठोस आकृतियां, यानी कि 3D में आकृति होती है। प्रिज्म वे आकृतियां होती हैं जिनका आधार और बेस एक जैसा है, एक जैसा। यानी कि अगर आधार सर्किल है, जो ऊपर का वो भी सर्किल है, तो वो आकृति क्या है जी, प्रिज्म। यदि आधार में त्रिभुज बना हुआ है, ऊपर भी त्रिभुज बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी क्या है, प्रिज्म। पिरामिड में देखो, बेस तो एक बहुभुज होगा। बेस तो क्या होगा जी, एक बहुभुज होगा। यानी कि यहाँ पे कोई त्रिभुज भी हो सकता है, कोई आयत भी हो सकता है, कोई वर्ग भी हो सकता है, इसका आधार बेस का मतलब। लेकिन जो ऊपर मिलेगा वो मिलेगा आपको एक बिंदु। क्या मिलेगा जी, एक पॉइंट। ऐसी आकृति क्या कहलाती हैं, पिरामिड। आपने आइसक्रीम खाई होगी कौन वाली, पिरामिड। जोकर की टोपी, पिरामिड। लेकिन अब इसकी परिभाषा सुनो। परिभाषा में क्या लिखोगे आप, लिखोगे पिरामिड एक बहुफलकीय ठोस होता है। पिरामिड लिखिए, कॉपी पेन निकालिए, लिखिए पिरामिड एक बहुफलकीय ठोस होता है जिसका आधार, यानी कि आधार का मतलब ये, जिसका आधार कोई बहुभुज होता है। जिसका आधार कोई बहुभुज होता है। कोई भी बहुभुज हो सकता है। बहुभुज का मतलब त्रिभुज भी हो सकता है, कोई वर्ग भी हो सकता है, कोई रेक्टेंगल भी हो सकता है, कोई स्क्वायर भी, कोई ट्रायंगल भी। बहुभुज यानी कि पॉलीगन। ठीक है, और आगे लिखो
पिरामिड एक बहुफलकीय ठोस होता है जिसका आधार कोई बहुभुज होता है और शेष सभी जो ये त्रिभुज आकृति सी बन रही है ऐसे, शेष सभी त्रिभुजाकार फलक एक बिंदु पर मिलते हैं। शेष सभी ऐसे चल के आ जाएंगे, सारे त्रिभुजाकार फलक कहाँ मिल जाएंगे? एक बिंदु पर। वही क्या कहलाता है? पिरामिड। आई होप समझ में आया होगा। तो इस बात पे चैनल को लाइक एंड शेयर। क्वेश्चन नंबर 27 हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो जी 28 का नंबर देखना जी, बिल्कुल आसान है। इन द गिवन फिगर बेलो, ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, चित्र दे रखा है। एक सर्किल बना हुआ है, ठीक है जी। पी क्यू एक स्पर्श रेखा है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जी टेंजेंट। क्या बोलते हैं जी? टेंजेंट। पी क्यू एक टेंजेंट है तथा वर्त जो ओ इसका केंद्र है। ये जो टेंजेंट है ये वर्त के किस बिंदु पर मिल रहा है? ए बिंदु पर स्पर्श करता है। तो आपको एंगल निकालना है ओ ए क्यू, यानी कि इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू कोण ओ ए क्यू। ओ ए क्यू, ठीक है साथियों। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। देखिए आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी। अच्छा सवाल है, 10th में आपको बहुत काम आएगा, यहीं पे सीख लो। जब भी कोई वर्त से स्पर्श रेखा गुजरती है, ये एक परिमेय है, सिद्ध करेंगे इसको, थ्योरम है। और इस पर कोई वर्त, स्पर्श रेखा पर यदि अपन वर्त से कोई रेखा या भुजा डालते हैं तो ये जो एंगल का निर्माण होता है जी, ये 90 डिग्री का होता है। ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी? 90 डिग्री। तो कोण ओ ए क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, 28 नंबर प्रश्न, छोटे छोटे एक एक नंबर के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे आज के पेपर में। अच्छा पेपर था, ऐसा ही पेपर आना चाहिए।